हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी लोगों को हमारा नमस्कार। तो जैसा कि आप सभी से हमने बोला था कि जैसे ही हमारा सेल बायोलॉजी का ये चैप्टर फिनिश होगा वैसे ही हम आपके लिए एक शानदार सा मॉक टेस्ट इसका लेकर आएंगे। तो हम आपको सेल बायोलॉजी से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 MCQ कराने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत रहती है। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपको इजी भी मिलेंगे, हार्ड भी मिलेंगे। तो ये नहीं सोचना कि इतने इजी क्वेश्चंस क्या एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन किसी भी प्रकार का आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। यदि 20 क्वेश्चन है तो 20 में यदि आपके 18 क्वेश्चन राइट जा रहे हैं तो आप समझ लेना कि सेल बायोलॉजी जो चैप्टर है वो हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार है। यदि आपका तैयार नहीं है तो वीडियो सभी डली हुई है, उसकी लिंक आपको नीचे प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से वो वीडियो सभी देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने सेल बायोलॉजी को आपका फिनिश कराया हुआ है। तो चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए हम आपको दिखाते आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। जो भी स्टूडेंट्स हमसे न्यू जुड़ रहे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल को क्लिक कर ले, जिससे इस प्रकार की जो भी वीडियो हम आपके लिए डालें आपके पास तुरंत हमारा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ये जरूर चेक करें कि आपका सेल बायोलॉजी में कितना क्वेश्चन राइट जा रहा है, कितने क्वेश्चन आप राइट कर पा रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस वीडियो को। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का, प्रोकैरियोटिक्स में निम्न में से किसका अभाव होता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें किसका अभाव होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डीएनए का, आरएनए का, प्लाज्मा झिल्ली का, माइटोकॉन्ड्रिया का। ध्यान रहे कि जो भी पॉइंट हम आपको अलग से बताएं कोई या न्यू पॉइंट आपको लगे तो उसे किसी नोटबुक पे नोट डाउन करते हुए चलें और देखते हुए चलें कि आपके कितने क्वेश्चन राइट जा रहे हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है कि प्रोकैरियोटिक्स में निम्न में किसका अभाव होता है। तो आपको पता होगा, हमने आपको बताया हुआ था कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है उसमें नहीं पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पर मीसोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मीसोसोम पाए जाते हैं, जो ऊर्जा का काम करते हैं, यही ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उसमें, लेकिन इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन सा क्वेश्चन? डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। यदि आपको सेल बायोलॉजी में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आज का, माइटोकॉन्ड्रिया का अवलोकन सर्वप्रथम किसने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सबसे पहले किसने बताया हुआ था। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, जो कॉलिकर नाम के वैज्ञानिक थे उन्होंने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को कीटों की पेशियों में देखा हुआ था। किसकी पेशियों में देखा था? कीटों की पेशियों में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को कॉलिकर नाम के वैज्ञानिक ने देखा हुआ था। बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया। तो आपको पता होगा ये भी, माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम है वो किसने दिया था? वैज्ञानिक बेंडा ने दिया हुआ था। किसने दिया था? वैज्ञानिक बेंडा जो नाम के वैज्ञानिक थे उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया हुआ था। और बायोब्लास्ट किसने कहा था? तो बायोब्लास्ट जो था कहा था वो फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक ने कहा हुआ था। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, आप किसी नोटबुक में नोट डाउन जरूर कर ले। आपसे पूछा जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम है वो बेंडा नामक वैज्ञानिक ने दिया हुआ था। लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चन देखकर ही जाएं आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें स्वयं का डीएनए पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें स्वयं का डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में, डिप्टियोसोम में, लाइनकाय में या पेरोक्सीसोम में। तो आपको पता होगा जो माइटोकॉन्ड्रिया जो हर्तलवक होता है उसमें खुद का डीएनए पाया जाता है, इसलिए इनको अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहा जाता है। हमने आपको बताया हुआ था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर और प्लस हर्तलवक जो पाया जाता है, पादपों में क्लोरोप्लास्ट जो होता है, इनमें स्वयं का डीएनए पाया जाता है। किसका डीएनए? स्वयं खुद का डीएनए में पाया जाता है।
तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। माइटोकॉन्ड्रिया हर्तलवक ऐसे कोशिकांग हैं जिनमें खुद का डीएनए पाया जाता है, इसलिए इनको अर्ध स्वायत्त कोशिकांग के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि इकाई झिल्ली निम्न में से किसके द्वारा बनी होती है। जो सिंगल मेम्ब्रेन होती है वो किसके द्वारा बनी होती है। तो याद रखें, सिंगल मेम्ब्रेन जो कोशिका के अंदर पाई जाती है जिन कोशिकांगों के ऊपर, वो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड्स की बनी होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका जिसमें नाभिकीय कला का अभाव होता है, ऐसी कौन सी कोशिका इनमें से है कि जिसमें नाभिकीय कला यानी कि केंद्रक कला नहीं पाई जाती है, न्यूक्लियस जो मेम्ब्रेन होती है वो नहीं पाई जाती है। जीवाणु, शैवाल, कवक, लाइकेन। तो आपको पता होगा जो जीवाणु होते हैं वो कैसी कोशिका होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में वैसे भी केंद्रक और ना ही केंद्रक कला उनमें अनुपस्थित होती है, अब्सेंट होती है। ना ही इनमें केंद्रक कला पाई जाती है और ना ही केंद्रक पाया जाता है, अनुपस्थित होता है, केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। तो जीवाणु जो है वो एक प्रकार की प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो राइट आंसर होगा। जीवाणु यानी बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें नाभिकीय कला का अभाव होता है, बाकी के सभी में नाभिकीय कला पाई जाती है। ठीक है, चलिए लाइकेन को आपको पता होगा, इसे कवक और शैवाल के बीच की कड़ी कहा जाता है। श्वसन संबंधी एंजाइम्स किस में उपस्थित होते हैं? श्वसन संबंधी जो एंजाइम है वो किस में उपस्थित होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में, हर्तलवक में, गोल्गी काय में, लैंड काय में। तो याद रखें, श्वसन संबंधी जो एंजाइम्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होते हैं। किस में उपस्थित होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होते हैं। ये जो ऊर्जा का जैसे पावर हाउस कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, इसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो श्वसन संबंधी यदि आपसे एंजाइम पूछे जाए तो किसमें होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, जिसे हम सूत्र कणिका भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि राइबोसोमल आरएनए का सक्रिय रूप से संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोमल जो आरएनए होता है, जो आरआरएनए होता है, उसका निर्माण कहाँ पर होता है, कहाँ पर उसका सिंथेसिस होता है, कहाँ पर उसका संश्लेषण होता है? तो आरआरएनए जो होता है उसका संश्लेषण जो होता है वो आपको पता होगा कहाँ पर होता है। तो देखिएगा, राइबोसोमल आरएनए जो आरआरएनए है, राइबोन्यूक्लिक अम्ल है, उसका सक्रिय रूप से जो संश्लेषण होता है वो केंद्रिका के अंदर होता है। केंद्रक के अंदर जो केंद्रिका पाई जाती है, न्यूक्लियोलस होता है, उसी के अंदर इसका संश्लेषण होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। राइबोसोमल आरएनए को जो सक्रिय रूप से जो संश्लेषण होता है वो केंद्रक के अंदर होता है, यानी केंद्रिका में होता है। किसमें होता है? केंद्रिका में। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और प्रोटीन कहाँ बनती है ये आपको पता होगा, तो प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो राइबोसोम में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने आपको कराया भी है वीडियो में भी। गुणसूत्रों की न्यूनतम संख्या होती है। गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम्स की सबसे कम संख्या किसमें पाई जाती है? यानी यहाँ पर जो भी दिए हुए वो देखो, हमने आपको बताया था, जंतुओं में भी बताया था और पादपों में भी बताया था। पादपों में सबसे ज़्यादा किसमें है, सबसे कम किसमें है? तो ये क्रोमोसोम वाली जो वीडियो है उसमें देखना, आपको पूरा डिटेल से पता लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे गुणसूत्रों की न्यूनतम संख्या किस में होती है, किस पादप में है। यहाँ पर जितने भी नाम दिए वो सभी पादपों के दिए हुए। तो सबसे कम जो गुणसूत्र होते हैं वो हैप्लोपेपस में होते हैं। हैप्लोपेपस नाम का जो एक पादप है उसमें सबसे कम गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि कितने गुणसूत्र इसमें पाए जाते हैं। द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी है और अगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, दोनों का क्वेश्चन आपको आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में देना होगा। देखिए सबसे पहले आंसर कौन देता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? गुणसूत्रों की जो न्यूनतम संख्या होती है वो हैप्लोपेपस नाम का पादप होता है, उसमें सबसे कम गुणसूत्रों की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
प्रकाश श्वसन के दौरान कोशिकाओं का सही क्रम क्या है। ये क्वेश्चन हमने आपको कल की वीडियो में ही सॉल्व कराया था। जो कल की हमने माइक्रो बॉडीज की जो वीडियो डाली थी वो उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे पॉइंट थे, बहुत कम स्टूडेंट ने उनको देखा भी है। तो उस वीडियो को एक बार जरूर देखें, बहुत ही अच्छी जानकारी आपको उस वीडियो से मिलेगी। तो हमने वहीं पर ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया था कि प्रकाश श्वसन के दौरान कोशिकाओं का सही क्रम क्या है। तो याद रखें, प्रकाश श्वसन के टाइम हर्तलवक सबसे पहले तो हमने आपको बताया था कि प्रकाश श्वसन में क्या क्या सहायक होते हैं। तो प्रकाश श्वसन की जो क्रिया होती है उसमें हर्तलवक वो पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, हर्तलवक से मिलकर प्रकाश श्वसन की क्रिया होती है। अब बात करते हैं ये कैसे, कौन कौन इसमें सहायक होता है। सबसे पहले एक क्रम से आपको बताना होगा। कैसे बताना होगा? एक क्रम से। तो देखो सही क्रम क्या है उसका, तो हर्तलवक, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद पेरोक्सीसोम। ये तीनों क्रम से सबसे पहले हर्तलवक आता है, फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद पेरोक्सीसोम। ये तीनों ही मिलकर क्या करते हैं, प्रकाश श्वसन की क्रिया में सहायक होते। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हर्तलवक यानी क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सीसोम, ये तीनों मिलकर प्रकाश श्वसन की क्रिया को करते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नोटबुक में नोट डाउन जरूर करना। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, कोशिका सिद्धांत द्वारा सत्यापित होता है। कोशिका सिद्धांत द्वारा सत्यापित होता है क्या? तो याद रखें, कोशिका सिद्धांत के द्वारा कोशिका जीवधारियों की आधारित संरचनात्मक इकाई है। कोशिका जो होती है वो जीवधारियों की आधारित यानी बेसिक यूनिट है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कोशिका सिद्धांत जो इन वैज्ञानिकों ने दिया था स्वान तथा स्लाइडेन नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1838, एक ने 1838 में दिया था और एक ने 1839 में दिया था। दोनों का कहना था कि कोशिका जो होती है वो जीवधारियों की एक संरचनात्मक इकाई होती है। कैसी इकाई होती है? संरचनात्मक इकाई होती है, यानी जीवधारी जो मिलकर बने हुए हैं वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कोशिका जीवधारियों की आधारित संरचनात्मक इकाई है, ऐसा कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिकों ने बताया हुआ था। किसने दिया था? ये हमने आपको वीडियो में बताया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि सूक्ष्म नलिकाओं की खोज किसने की? माइक्रो बॉडीज की खोज किसके द्वारा की गई है? तो माइक्रो बॉडीज की जो खोज की गई है किसके द्वारा की गई है? वो आपकी डी रॉबर्ट्स तथा फ्रेंची के द्वारा की गई है। दो वैज्ञानिक थे, डी रॉबर्ट्स तथा फ्रेंची नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने सूक्ष्म नलिकाओं की खोज की हुई है। शायद हमने वहां पर आपको नहीं बताया था, तो यहाँ से आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट होगा। सूक्ष्म नलिकाओं की जो खोज है वो डी रॉबर्ट्स तथा फ्रेंची नाम के वैज्ञानिक ने की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइबोसोम्स किसके बने होते हैं? जो राइबोसोम होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? डीएनए एवं प्रोटीन के, केवल डीएनए के, आरएनए एवं प्रोटीन के, आरएनए एवं डीएनए के। तो देखो याद रखिए, राइबोसोम्स जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? आरएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। उसमें भी आरएनए पूछा जाए तो आरआरएनए और प्रोटीन के बने हुए होते हैं। आरआरएनए और प्रोटीन से मिलकर किसका निर्माण होता है? राइबोसोम्स का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिका को यांत्रिक आधार देना एंजाइम परवेन का प्रोटीन संश्लेषण किसका कार्य है? कोशिका को यांत्रिक आधार देना, शक्ति देना यांत्रिक, एंजाइम परवेन करना, एंजाइम का ट्रांसफर करना और प्रोटीन का संश्लेषण करना, ऐसा किसका कार्य है? डिप्टियोसोम का है कि कोशिका झिल्ली का है कि माइटोकॉन्ड्रिया की अंतःप्रद्रवीय जालिका? तो याद रखिए, जो अंतःप्रद्रवीय जालिका होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, वही ये काम करती है, उसे यांत्रिक आधार प्रदान करती है। एंडोस्केलेटल सिस्टम में इसको रखा गया है। एंजाइम परवेन में सहायक होती है। इसके ऊपर आपको पता होगा राइबोसोम पाए जाते हैं, क्योंकि अंतःप्रद्रवीय जालिका दो प्रकार की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होती है उस पर राइबोसोम पाए जाते हैं। वो राइबोसोम क्या करते हैं? वो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, और वही एंजाइम का प्रवेश में सहायक है, वही यांत्रिक आधार उस कोशिका को देते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, अंतःप्रद्रवीय जालिका यानी ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे कि एंजाइम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। एंजाइम शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो किया गया था वो कोयने नाम के वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? कोयने नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने एंजाइम शब्द का प्रयोग किया हुआ था। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, गुणसूत्र बिंदु को अन्य किस नाम से जाना जाता है। गुणसूत्र बिंदु जो सेंट्रोमियर होता है, जो गुणसूत्रों को जो यानी क्रोमोटिड को जोड़े रखने में सहायक होता है, इस प्रकार से हमने आपको बताया होता है, इस प्रकार से होता है। तो जो बीच वाला हिस्सा होता है ये क्रोमोटिड जो होते हैं एक दूसरे से जो जुड़े होते हैं जिस बिंदु के द्वारा, उसे कहते हैं गुणसूत्र बिंदु। क्या कहते हैं? गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। तो गुणसूत्र बिंदु को सेंट्रोमियर कहा जाता है इंग्लिश में। तो आपको पता होना चाहिए गुणसूत्र बिंदु को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो उसे प्राथमिक संक्रीडन के नाम से भी जाना जाता है, प्राइमरी कॉन्सेंट्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। गुणसूत्र बिंदु सेंट्रोमियर जो होते हैं, जो गुणसूत्रों को जोड़े होते हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है, तो उनको प्राथमिक संक्रीडन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डिक्टियोसोम्स होते हैं। डिक्टियोसोम्स राइबोसोम का वर्ग है कि कशाविक अंगकों का स्थान है, श्वसन कण है कि गोल्गी का पादप कोशिकाओं में है। तो आपको पता होगा, हमने आपको बताया हुआ था वीडियो में कि डिक्टियोसोम जो होता है उसे पादप कोशिका में गोल्गी काय को पादप कोशिका में डिक्टियोसोम्स के नाम से जाना जाता है। पादप कोशिकाएं जो होती है, जो प्लांट सेल होती है, उसमें गोल्गी काय जो होता है, गोल्गी बॉडी जो होती है, उसे डिक्टियोसोम्स के नाम से जाना जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि पादप कोशिका में गोल्गी काय को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे डिक्टियोसोम्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कोशिका का एंडोस्केलेटन बना होता है। कोशिका का जो एंडोस्केलेटन जो सिस्टम है, अंतःझिल्लिका तंत्र है, वो किससे बना होता है? कोशिका भित्ति के द्वारा, अंतःप्रदवी जालिका के द्वारा, साइटोप्लाज्म द्वारा या माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। तो याद रखिए, कोशिका का जो एंडोस्केलेटन जो बना होता है वो अंतःप्रदवी जालिका के द्वारा बना होता है। बहुत ही डिटेल से हमने आपको ये तंत्र पूरा पढ़ाया। एंडोस्केलेटन जो उसका अंतःझिल्लिका तंत्र है, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने आपको वीडियो में पढ़ाया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एंडोस्केलेटन जो बना होता है वो अंतःप्रदवी जालिका द्वारा बना होता है। और कौन कौन से कोशिकांग होते हैं इसमें, एंडोस्केलेटन बनाने में कौन कौन से कोशिकांग होती है, अभी हम आपको आगे क्वेश्चन और लेकर आए, उसमें हम आपको पूरा डिटेल से बता देंगे। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा लेमा शब्द प्रतिपादित किया था। प्लाज्मा लेमा जो शब्द है वो किसने प्रतिपादित किया हुआ था, ये शब्द किसने दिया हुआ था? तो ये शब्द देने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम है जे.क्यू. प्लॉवर। जे.क्यू. प्लॉवर ने प्लाज्मा लेमा शब्द किसको दिया था? तो ये प्लाज्मा लेमा जो होता है उसका मतलब है कोशिका झिल्ली। जो कोशिका के ऊपर जो सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका कला होती है, उसी का ये दूसरा नाम है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को हम कोशिका कला कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं, और इसे प्लाज्मा लेमा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दूसरा नाम है कोशिका झिल्ली का, जो नाम किसने दिया था? तो वो नाम जे.क्यू. प्लॉवर नाम के वैज्ञानिक ने दिया हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है, नोटबुक में नोट डाउन जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जीव द्रव्य में निम्न में से अजैविक पदार्थ क्या है? जीव द्रव्य में निम्न में से अजैविक पदार्थ क्या है? तो देखो, राइबोसोम एक जैविक पदार्थ है, माइटोकॉन्ड्रिया वो भी जैविक पदार्थ है, प्लास्टिड जो होते हैं, लवक जो होते हैं वो भी एक जैविक पदार्थ है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो होता है, उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो एक प्रकार का अजैविक पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से अंतःकंकाल तंत्र का भाग नहीं माना जाता है।
निम्नलिखित में से किसे अंतःकंकाल तंत्र यानी एंडोस्केलेटन सिस्टम का भाग नहीं माना जाता है। तो याद रखिए जो पैरोक्सीसोम्स होते हैं वो एंडोस्केलेटन सिस्टम का भाग नहीं है। बाकी के गोल्गी सम्मिश्र यानी गोल्गी काय, रिक्तिका यानी वैक्यूल और लैन काय और इसके साथ साथ ही ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये चारों कोशिकाएं जो होते हैं वो अंतःकंकाल तंत्र का भाग है, अंतःकंकाल तंत्र बनाते हैं। लेकिन पैरोक्सीसोम जो होते हैं, जो माइक्रोबॉडीज का एक प्रकार है, वो अंतःकंकाल तंत्र में भाग नहीं लेता है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो चुका होगा कि अंतःकंकाल तंत्र कौन बनाता है, तो वो गोल्गी काय, रिक्तिका, लैन काय यानी लाइसोसोम और ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी अंतःकंकाल तंत्र बनाते हैं। लेकिन पैरोक्सीसोम का इसका कोई काम नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट और या आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोशिकाओं की झिल्ली इकहरी होती है, यानी किस ऐसी कोशिका है, कोशिका के अंदर ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिस पर सिंगल मेम्ब्रेन चढ़ी होती है। कैसी मेम्ब्रेन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है। तारकाय, मध्यकाय की, लाइसोसोम्स की या नाभिक की। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में नीचे देना होगा। देखिए सबसे अच्छा सबसे राइट आंसर कौन देता है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें हमें, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी के जो क्वेश्चन जो हमारे थे ये 21 क्वेश्चन हो चुके हैं। वीडियो पूरी लंबी, यदि हम 50 क्वेश्चन रखते तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए हमने 50 क्वेश्चन एक साथ नहीं रखे। अब जो कल हम आपके लिए क्वेश्चन कराएंगे वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आज के भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, ये कुछ चुनिंदा क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बचे हुए क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, थोड़ा उसका वेट कीजिए, जल्द ही हम आपको वो प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया तो कर लीजिएगा। इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।